Welcome, boys and girls. So we'll be continuing with our previous lecture. तो जो हमारा इससे पहले लेक्चर दिया ना मैंने फोर्स वाइब्रेशंस पे, उसमें हमने इक्वेशन डेवलप की है जो ऑलरेडी मैंने उसका फोटोग्राफ जो कि ऑलरेडी आपके पास है. तो देयर इज दिस इक्वेशन फॉर दैट सिस्टम. हमारे पास क्या था? स्प्रिंग मास डैशपॉट सिस्टम, मतलब स्प्रिंग मास डैम्पर, एंड वी applied an external force, a harmonic force equal to f naught cos omega t. मतलब जो फोर्स है दैट आल्सो वेरीज विद टाइम, है ना. और सीनो इसको क्या बोलते हैं, हार्मोनिकली वेरी करता है. फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? एफ नॉट, क्योंकि cos ओमेगा टी इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू 1. सो एफ नॉट इज द मैक्सिमम फोर्स दैट इज अप्लाइड एंड इट चेंज हार्मोनिकली, ठीक है ना. तो दिस इज इक्वेशन 3. तो हमने अब क्या करना है, इसी इक्वेशन 3 को, जो ये गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है इस सिस्टम की, इसका हमने सोल्यूशन ढूंढना है. देन वी हैव टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स अकॉर्डिंगली, ठीक है ना. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. सो ये बिल्कुल आई हैव रिटन हियर, सो द लेक्चर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. सो इफ यू सी इक्वेशन 3, इट इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ एन अंडरडैम्प्ड सिस्टम एक्सेप्ट दैट देयर इज एन एडिशनल टर्म, फोर्स टर्म, है ना. ये वैसी है ना, बिल्कुल जैसे कि अंडरडैम्प्ड सिस्टम की इक्वेशन थी, यानी अगर फोर्स नहीं होगा तो द इक्वेशन विल बी सेम. सो F is equal to F naught cos omega t. इसमें जो ओमेगा है ना, ओमेगा, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स. इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो अब एक्सटर्नली जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसका कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकता है. तो दैट ओमेगा कैन बी वेरीड, ठीक है ना. इसको हम ट्यूनिंग कहते हैं ना. जैसे हम रेडियो में जब रेडियो में हम चेंज करते हैं ना स्टेशन, उसमें यही ट्यूनिंग होते हैं. एक्चुअली जो रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो उसको हम एलसीआर सर्किट होता है रेडियो के अंदर. तो दैट एलसीआर सर्किट इज इक्विवेलेंट टू अ स्प्रिंग मास डैशपॉट सिस्टम इन मैकेनिकल सिस्टम. तो हम वहां नहीं जाएंगे. आई एम सेइंग कि ये जो ओमेगा है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स. इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओमेगा एन, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी ना सिस्टम की अपनी. ओमेगा एन जो अंडर रूट के बाई एम के बराबर होती है, तो उससे डिफरेंट है. तो विल सीक द सॉल्यूशन टू इक्वेशन 3. तो अगर आप देखोगे वो होमोजेनियस इक्वेशन है, तो लेकिन उसमें राइट साइड पे एक फोर्स टर्म है ना, which is dependent on time as well. तो इस इक्वेशन को, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन वेल नोन है. if you have studied or learned about this differential equation in your course, I hope कि आपने किया होगा differential course. It's expected कि by the end of 6th semester के आपने एक कोर्स किया होगा differential equation. तो हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढना है. तो अगर आप देखोगे तो उसका जो लेफ्ट साइड है दैट इज होमोजेनियस, और यू कैन से उसका जो वो इक्वेशन है दैट इज अ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद अ फोर्सिंग टर्म और राइट साइड. तो उसका जो सॉल्यूशन है उसका होता है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन. मैथमेटिकली स्पीकिंग, द सॉल्यूशन इज द एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज. तो अगर आपने कोर्स किया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो होगा दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ एन अंडरडैम्प्ड सिस्टम. Obviously we assume जो damping है that is less than 1, zeta is less than 1. तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन इसके बराबर होगा ना, जो ऑलरेडी हमने लिखा है, x ct equal to x naught e to the power minus zeta omega nt cos of omega dt minus phi. So this will be the complementary solution, and we have to seek the particular solution. Particular solution actually in the equations का well known होता है through by knowing this difference by having a course on differential equations, or mathematically it has been मतलब established कि इनका जो well known solution है. तो इसका well known solution है this. So we do not spend time कि ये solution हम कहाँ से लेते हैं. Basically through mathematics we know कि ये इसका solution है, क्योंकि जो इसका right side है that is harmonic. Solution is also expected to be harmonic. So we seek a particular solution. तो complementary तो ये हुआ. तो let's see कि particular solution में ऐसे मानते हैं x of x pt is x cos omega t minus phi. So इसमें दो constants है, x और phi. See, this omega is the same as the frequency of the forcing function, है ना. So we'll seek a solution in this form, particular solution. Now अब इस complementary solution और particular solution में क्या फर्क है? Actually mathematically तो हमने माना कि solution इन दो का जब हम इनको ऐड करेंगे तो that will be a complete solution to this differential equation.
बट फिजिकली व्हाट इट मीन्स कि जो कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन है इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांजिएंट सोल्यूशन। तो एक्चुअली क्या होगा, जो ट्रांजिएंट सोल्यूशन है वो दैट इज दिस, एंड दिस इज स्टेडी स्टेट सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन जो हम कहते हैं ना, इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट सोल्यूशन। फिजिकली इट मीन्स कि जो हमारा सोल्यूशन है दैट विल बी द एडिशन ऑफ दीज टू। सो ट्रांजिएंट सोल्यूशन होता है वो जिसमें जब हम इनिशियली इस सिस्टम को ट्यून करेंगे, जब हम इसको वाइब्रेशंस, आई मीन व्हेन वी विल सेट दिस इनटू मोशन, तो इनिशियली देयर विल बी अ पार्ट डिटरमाइंड बाय दिस इक्वेशन, ये जो है कंप्लीमेंट्री। बट क्योंकि इसमें फोर्सिंग फंक्शन भी है, later on that solution will die out and the solution will be dominated by particular solution, and this particular solution will be the steady state solution to the system. So we'll focus on this only, xvt is equal to x cos omega t minus phi. इसको आप y से भी लिख सकते थे, x of a1 cos omega t plus b a2 sin omega t, क्योंकि उसमें भी दो कांस्टेंट आएंगे तो they are actually same. तो अगर आप सोल्यूशन करोगे ना सीक इन टर्म्स ऑफ a1 cos omega 1t plus a1 cos a1 sin plus a2 sin omega t, that will be same, क्योंकि उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो particular solution is this, and this will be the solution that will govern the steady state motion of spring mass dashpot system with an external forcing function of harmonic nature. तो हमारा जो particular solution ये है, तो हम इसी को अब सीक करेंगे। तो how will we see? In this case we have x as an unknown and phi as an unknown. So phi is the phase angle, है ना, it determines कि initially क्या हमारा वो है displacement, ठीक है ना। phi is just the phase, ठीक है ना। I have already said about phase, so more or less it has the same meaning over here. phase का हमेशा एक ही meaning होता है कि time t equal to 0 पे क्या वैल्यू होगा रिस्पॉन्स का, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट का। Obviously जो हमारा spring mass system है, it will undergo oscillation, and our job is to find displacement at a different position or at different times, not at different position तो displacement ही हो गया ना। and once we are able to find the displacement, फिर जो बाकी इसके वो variables है they can be found. For example अगर आप displacement की terms में आप इसको displacement की terms में आपने इसको लिखा यहाँ पे, हाँ indeed there are two unknowns x and phi, so then you can find the velocity by differentiating it, acceleration by differentiating it, even force by multiplying it by acceleration by mass, है ना। ऐसे ही हम once the displacement function is known, बाकी चीजें हम बाकी variables mass नहीं velocity, acceleration, force वो हम फिर ढूंढ सकते हैं, even energy transferred वो, लेकिन we are not interested in that। तो मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो particular solution है this will be the steady state solution of the system, और जो ये transient solution है ना complementary solution, this will die out within some time, मतलब जो initially थोड़े टाइम के बाद 1-2 सेकंड के बाद this solution will die out। This is the meaning of, this is the physical meaning of complementary solution and the particular solution. Physically complementary solution is the transient solution and this particular solution is the steady state solution. तो अब हमने solution तो particular solution इस फॉर्म में सीख किया, इसको हम अब भूल जाएंगे ना, जो x of c t है। तो अब इसको जो ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, इसको इसमें जो x और phi है हमें इनको ढूंढना है। सी ओमेगा इज गिवन, टाइम इज t, ओमेगा पता है ना, ओमेगा को हम मैंने वही रखा, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्सिंग फंक्शन, है ना। फोर्सिंग फंक्शन हमारा हार्मोनिक है तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी ना गिवन बाय 2π/t, तो ओमेगा एक्सटर्नली दिया हुआ होगा आपको। तो लेट्स सी हाउ वी विल डू। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारी गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी इसमें, ये ना इक्वेशन 3 में, क्योंकि हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके, फिर वेलोसिटी निकाल सकते हैं 1 बार डिफरेंशिएट करके, और फिर जब हम इसको यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हमें x और phi का वैल्यू आ जाएगा, वही हमें करना है। सी इट इन्वॉल्व्स अ बिट ऑफ मैथमेटिक्स बट इट इज इजी, इवन दो इट इज अ बिट एग्जॉस्टिव और इन्वॉल्व्ड, है ना। इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, मतलब थोड़ा बहुत आपको मैथमेटिक्स इसमें a bit of algebra आपको करना है, and then you reach the solution. So let's see what we can do. So मैंने लिखा है यहाँ पे x of t जो आपका complete solution है displacement with respect to time, तो वो आपको मिलेगा xct plus xpt. xct is the transient solution and it dies out after some time. So
we are left with a steady state solution that is given with a particular solution and is equal to x cos of omega t minus phi. तो इसमें दो कांस्टेंट्स हैं, हम इसको तो हम इनको फाइंड करेंगे ना x और phi को. ये ना ये x इज द डिस्प्लेसमेंट एंड phi इज द, इसका सिंपल सोल्यूशन है अगर आप देखोगे तो इट इज अ सिंपल सोल्यूशन, बट इंडीड इसमें x और phi थोड़ा बहुत उनको टाइम लगेगा, या वी कैन से वी हैव टू सॉल्व सम इक्वेशंस टू ऑब्टेन x एंड phi. सो we will substitute this, यानी जो इक्वेशन 1 है इसमें से जो पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे फिर वेलोसिटी निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके दो बार और एक बार, एंड देन वी विल सबस्टिट्यूट दिस इनटू इक्वेशन 3, यानी ये जो इक्वेशन है यहाँ पे मैंने लिखा है वो भी. तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना, यही बन जाएगा ना एक बार डिफरेंशिएट करोगे. फिर अगर दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल ऑब्टेन माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर, साइन की डिफरेंशिएशन हो गई कॉस, सो इट विल बी कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव. और अब हम इसको सबस्टिट्यूट करेंगे 3 में तो थोड़ा बहुत बड़ा बन जाएगा. तो मैंने इसको यहाँ सबस्टिट्यूट किया तो m इंटू एक्स मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ से आप इक्वेशन ये जो है ना ये इक्वेशन कॉस की एक्स डॉट टी, तो यहाँ सबस्टिट्यूट किया. फिर जो वेलोसिटी है सी एक्स डॉट आप यहाँ से सबस्टिट्यूट करेंगे, यानी इसमें ये ना एक्स डॉट में, तो फिर एक्स तो है ही वैसे ही, एक्स इज सिंपली cos omega t minus 5 plus kx, है ना, equal to f naught cos omega t. So basically this is an equation and we will obtain c and phi, no, it's not c, x and phi from this, where x is the amplitude of this particular solution, है ना, x is the amplitude, है ना, जो displacement का amplitude है. तो इसको मैं थोड़ा बहुत अब यहाँ पे इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे. कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे सो दैट वी कैन arrive at some conclusion. तो मैं क्या किया, अब मैंने इसको x को बाहर निकाला एंड आई हैव रिटन cos, ये ना देखो cos ओमेगा t माइनस फाइव यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो उनको कॉमन निकाल के मैं फिर लिख सकता हूँ इस टर्म और इस टर्म को, जो पहली टर्म और तीसरी टर्म है ना लेफ्ट साइड में इस इक्वेशन के. तो मैंने इसको लिखा है k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा. फिर यहाँ से जो साइन है, साइन यहाँ पे भी है, साइन तो एक ही जगह है, तो फिर मैं लिखूंगा माइनस सी ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और एक्स जो है एक्स तीनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड में, उसको मैंने इसलिए कॉमन निकाला बाहर. तो दिस इज नथिंग. तो हमें थोड़ा बहुत इसमें वो उसको क्या बोलते हैं, we have to do some trigonometry and some algebra and then arrive at the solutions. अब आप क्या करेंगे, we have to use trigonometric formula here. देख लो यहाँ पे है cos ओमेगा टी माइनस फाइव, इसको थोड़ा बहुत खोलना है, इसको मतलब लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b. इसी तरह sin यहाँ पे भी है ना sin ओमेगा t माइनस फाइव, हम ये दो इक्वेशंस यूज करेंगे, sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b. तो मैं यही बोल रहा हूँ कि हमें ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत यूज करना है. सी दिस इज अ बिट इन्वॉल्वड, एक्चुअली मुझे इसको एक्सप्लेन भी करना नहीं होगा बिकॉज बाय दिस टाइम वी शुड बी एबल टू डू अ बिट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना. तो हमने अब मैंने किया है, तो लेट्स सी हाउ वी अराइव एट दिस. तो मैं अब इसको एक्सपेंड किया cos ओमेगा t माइनस फाइव को, तो सी दिस विल बिकम cos a cos b cos ओमेगा t cos फाइव माइनस sin a sin b sin ओमेगा t sin फाइव इनटू k माइनस m ओमेगा स्क्वायर माइनस c ओमेगा sin ओमेगा t cos फाइव माइनस cos ओमेगा t sin फाइव. सो आई हैव यूज्ड these two trigonometric equations यहाँ पे, है ना, sin ओमेगा t माइनस फाइव और इसमें तो f नॉट cos ओमेगा t तो है ही राइट साइड में. और इसको थोड़ा बहुत अब हम क्या करेंगे, हम अब जो हमारी cos ओमेगा t की टर्म्स है और sin ओमेगा t टर्म्स है उनको अलग अलग करेंगे. यही मैंने किया है. देखो x, ये देखो cos ओमेगा t यहाँ पे है और यहाँ पे है, देखो लेफ्ट साइड में देखो ना बस. सो मैंने लिखा है k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस c, ये देखो ये है ना c ओमेगा साइन फाइव, तो cos ओमेगा t को बाहर निकाला यहाँ पे. इसी तरह sin ओमेगा t को बाहर निकाला. सी बेसिकली वन व्हाई आई एम डूइंग दिस, फिर मैं कोफिशिएंट्स को इसमें कंपेयर करूंगा राइट साइड और लेफ्ट साइड. मैंने cos ओमेगा t वाली टर्म्स को अलग लिखा और sin ओमेगा t वाली टर्म्स को अलग लिखा. cos ओमेगा t भी दो बार है, यहाँ पे देखो एक बार और यहाँ पे एक बार. sin ओमेगा t भी दो बार है, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो. तो मैंने इनको अलग अलग लिखा
बाकी जो इनके कोफिशिएंट्स बन जाएंगे वहां पे, ये देखो ये कोफिशिएंट हो गया जो इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ होगा cos ओमेगा टी, दैट विल बी यही, वो तो वही रहेंगे ना k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इसमें भी, और इसमें भी k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दोनों ये k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड टू cos ओमेगा टी एज वेल एज sin ओमेगा टी, तो ये दोनों में आ जाएगा कोफिशिएंट्स में। तो वंस आई डू दिस इज, अगर आप इसको खुद भी देख सकते हैं, आप कर सकते हैं इसको आराम से, थोड़ा बहुत आज पे ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, cos ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट है लेफ्ट साइड पे, ये जो ब्रैकेट में है ना, ये k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा साइन, और sin ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको मैं राइट हैंड साइड से इक्वेट करूंगा। क्योंकि लेकर राइट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे वहां पे cos ओमेगा टी का कोफिशिएंट है f0 और sin ओमेगा टी का कोफिशिएंट 0 है, क्योंकि वो तो है ही नहीं राइट साइड में। तो इसका मतलब हो गया cos ओमेगा टी जो लेफ्ट साइड में है उसका जो कोफिशिएंट है वो f0 के बराबर होगा, और जो sin ओमेगा टी यानी ये जो लेफ्ट साइड में sin ओमेगा टी है उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर होगा। तो वही मैं करूंगा। तो लेट्स सी, तो इक्वेशन आपको आराम से मिल जाएगी, दो इक्वेशन। तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि हमें दो इक्वेशंस चाहिए x और फाई निकालने के लिए, है ना। तो ये मैंने एक तो cos ओमेगा टी का कोफिशिएंट लिखा लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड का जो cos ओमेगा टी का कोफिशिएंट था जो f0 था उनको इक्वेट किया, और जो sin ओमेगा टी का कोफिशिएंट था लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उसका कोफिशिएंट 0 था। ये देखो ना, इसको मैं 0 इंटू साइन ओमेगा टी लिखूंगा तो 0 ही बन जाएगा, क्योंकि ये है ही नहीं राइट साइड में, तो ये 0 मतलब हो गया। So I have written it in this way, these two equations. So these are the coefficients of cos omega t and sin omega t on left side. जो इक्वेशन 4 और 5 है ना, इससे हमें x भी मिल जाएगा और फाई भी मिल जाएगा। अब x कैसे आप निकालोगे इसमें और इसमें, c एक्चुअली अगर आप देखोगे x विल बी इक्वल टू f0 बाय दिस, है ना, पहली इक्वेशन से। लेकिन इसमें cos फाई भी आता है और sin फाई भी, तो फाई को भी, फाई स्टिल अननोन है ना, फाई भी तो अननोन है। और ये जो दूसरी पांचवी इक्वेशन है उससे आपको आराम से फाई मिल जाएगा, tan फाई। सो दिस विल गिव यू, सो tan फाई विल बी इक्वल टू दिस। तो tan फाई निकला, फाई का वैल्यू निकला c ओमेगा डिवाइड बाय k माइनस। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। सी मैंने यहाँ पे x का वैल्यू तो लिखा, लेकिन इसमें फाई भी है। तो एक्चुअली आप क्या करोगे, सी इन ऑर्डर टू फाइंड x, अगर आप ये जो 4 और 5 इक्वेशन है ना, इसको आप अगर स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो आपको जो कॉस वाली, ये जो फाई वाली टर्म्स है ना, वो कैंसिल हो जाएंगे, एंड देन यू विल फाइंड x। तो मैंने थोड़ा बहुत किया है, आगे आप फाई तो निकला है ना, फाई निकला इक्वेशन इससे 5 से ही फाई तो निकला। अब हमें निकालना है x। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। तो x एंड फाई तो हमने अब फाइंड किया ना, तो दोनों इक्वेशन से। अभी मैंने x नहीं फाइंड किया, मैं आगे करूंगा। मैंने एक्चुअली भूल गया यहाँ पे इसको फाई की टर्म्स को कैंसिल करना है, नहीं जो यहाँ पे x है ना, दिस इज इन टर्म्स ऑफ फाई। फाई स्टिल इज एन अननोन, है ना, फाई तो अननोन ही है जो कि हमने यहाँ पे निकाला, लेकिन हम फाई को सबस्टिट्यूट करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो x एंड फाई आर नोन, तो मैं दिखाऊंगा आगे, लेट्स सी। तो अब x और फाई हमें जब निकला इस इक्वेशन से, so what we are doing is actually हमने solution किया assume in terms of harmonic solution in terms of x cos omega t minus phi, and then by substituting it in the original differential equation, वहां से हमने x का भी वैल्यू निकाला और phi का भी, x जो एम्पलीट्यूड है और phi जो फेज एंगल। तो हमने इस इक्वेशन को जो हमने x फाइंड किया ना, उसको अब थोड़ा बहुत हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे। सो वी ट्राई टू पुट दिस x एंड phi in terms of नॉन डायमेंशनल नंबर्स। उससे क्या होगा, हमें उससे रिजल्ट इंटरप्रेट करने में आसानी होगी। अदरवाइज दैट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसको वैसे रखें, लेकिन हम इसको थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव में पुट करेंगे, पुट इट इन पर्सपेक्टिव सो दैट वी कैन इंटरप्रेट द रिजल्ट्स इन अ वेरी सिंपल एंड नाइस वे। उसके लिए हमें थोड़ा बहुत और मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। ओमेगा एन जो हमें पता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, है ना। सिस्टम की नेचुरल, हर सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। इसी तरह जीटा हमने जो इस पिछली बार डिफाइन किया था, c डिवाइडेड बाय cc, वेयर cc इज द क्रिटिकल डैम्पिंग, जो 2m ओमेगा n के बराबर होते हैं। एंड इसी तरह जो हम डिफाइन करेंगे एक और टर्म दैट इज कॉल्ड डेल्टा स्टैटिक, ये मैंने sc लिखा है, इट इज डेल्टा स्टैटिक, दैट शुड बी इक्वल टू f0 बाय k। तो दिस इज अ स्टैटिक डिफ्लेक्शन, मतलब अगर आप
सिस्टम पे जस्ट एक F0 फोर्स अप्लाई करेंगे, जो कि उसका कोएफिशिएंट है, किसका, राइट साइड का, जो कि मतलब हमारे फोर्सिंग फंक्शन का कोएफिशिएंट है। अगर आप वो फोर्स सिस्टम पे अप्लाई करेंगे बाय फॉर एग्जांपल अप्लाइंग दिस फोर्स एक्सटर्नली स्टैटिकली, मतलब आप एक वो स्टैटिकली मतलब क्या हो गया, स्टैटिकली का मतलब हो गया जब सिस्टम मोशन में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपका के पास स्प्रिंग मास डैशपॉट सिस्टम है, तो आपने उस पे एक मास m अटैच किया जिसका फोर्स है बराबर F0। मान लो mg जो आपने इसमें मास अप्लाई किया ना बाय हुक स्प्रिंग मास सिस्टम पे, दैट इज F0। तो वहां से जो स्टैटिक डिफ्लेक्शन आ जाएगी ना, वो स्प्रिंग तो कम वो होगा ना, थोड़ा बहुत स्ट्रेच होगा, तो उसकी वजह से हमारा मास डिफ्लेक्ट होगा डाउनवर्ड्स, है ना। तो व्हाट डू वी गेट, व्हाट विल बी द स्टैटिक डिफ्लेक्शन, होगी ना सीधे F0 by k। दिस इज जस्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग अंडर मैक्सिमम फोर्स F0। इसको मैंने इसलिए यहाँ पे डिफाइन किया क्योंकि ये भी फिर हम इक्वेशन में लाएंगे। तो डेल्टा स्टैटिक इज F0 divided by k। So actually we say this static deflection and dynamic deflection. Dynamic deflection is the when the system is in motion, and static deflection is when it is in rest, and there is an external force applied at static rate, and that is called F0, which is the coefficient of harmonic force applied to the system जो कि हमारा है। तो हमने इसको डिफाइन किया डेल्टा स्टैटिक को बाय F0 by k। ये जस्ट हमने डिफाइन किया, इसका फिजिकली मीनिंग वही हुआ स्टैटिकली जितना डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि हम फिर स्टैटिक डिफ्लेक्शन और डायनामिक डिफ्लेक्शन को कंपेयर करेंगे। डायनामिक डिफ्लेक्शन क्या है, x, जो हमारा सोल्यूशन है x ऑफ t एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ t, हम देखेंगे वो बड़ा होगा इससे, लेट्स सी। और इसी तरह मैं फ्रीक्वेंसी रेशियो को डिफाइन करूंगा बाय r, ओमेगा बाय ओमेगा n, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रेशियो। ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सॉल्यूशन और दिस फोर्सिंग फंक्शन, एंड ओमेगा n इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारा मैंने लिखा है यहाँ पे, जो आपका x था ना, एम्पलीट्यूड x जो कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आता है, स्टेडी सॉल्यूशन में, तो वो इन दैट वाज इन टर्म्स ऑफ फाई। तो हमें फाई को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम उन दो इक्वेशंस को जिसमें जिसको मैंने 5 और 6 है ना इक्वेशंस जो ऊपर है, मैं दिखा दूंगा। तो ये थोड़ा, दिस इज ओनली मैथमेटिक्स, अगर इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई नो कि ये थोड़ा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बट दिस इज इजी। तो हमने जस्ट x और फाई को फाइंड करना है। ये देखो 4 और 5, इसमें मैंने फाई तो फाइंड किया इस 5 इक्वेशन से, लेकिन x को फाइंड कैसे करेंगे, हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे एंड देन वी विल ऐड देम। तो उसकी वजह से जो कॉस वाली टर्म्स है ना, साइन वाली टर्म्स है ना, ये कैंसिल हो जाएंगी। तो वो आप कर देना खुद से, क्योंकि मैंने ये स्टेप यहाँ पे ओमिट किया है, उससे थोड़ा बड़ा बन जाता, बट दिस इज वेल नोन कि आप उधर ही पहुंच जाएंगे जहां देखो मैंने यहाँ से इसको एक्स स्क्वायर फिर ब्रैकेट किया है ना, वो इक्वेशन 5 को, फिर उसको स्क्वायर किया, फिर इक्वेशन 6 थी उसको स्क्वायर किया, तो वो किसके बराबर आएगी, उनका राइट साइड एक का था F0, उसको भी स्क्वायर किया, और एक का था 0, उसको भी स्क्वायर किया, तो इससे आपको x मिल जाएगा। हाँ हो गया, अब x मिल गया, तो दैट इज इट। So once you will solve this equation 5 and 6 by squaring and adding, you will obtain x, that is the maximum amplitude of the steady state solution, to be equal to F0 divided by k minus m omega square whole square plus c square omega square 1/2। मतलब इसका जो है होल स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इज रिटन एज 1/2 एज वेल, है ना, आपको पता होगा। तो मैंने लिखा है अगली यहाँ से, तो मैंने लिखा है सीधा, तो सी इज द सिंपल, ज्यादा बड़ा नहीं है इक्वेशन x का। हाँ, तो अब इसको मैं परस्पेक्टिव में कैसे लाऊंगा, मैं इसको कहता हूँ कि x को मैं सी, यहाँ पे इन्वॉल्व क्या क्या है, F0 है, k है, m है, और x का, इसका अगर आप x का डायमेंशन देखेंगे, दैट विल बी इधर इन mm और मिलीमीटर या मीटर या नहीं। लेकिन मैं इसको सिंपल, इस इक्वेशन को थोड़ा बहुत सिंपली भी लिख सकता हूँ, अगर मैं थोड़ा बहुत और काम करूंगा। उससे क्या होगा, बेसिकली उससे होगा हमारा काम आसान, उससे हमें इंटरप्रेट हो जाएंगे रिजल्ट आसानी से, अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा। मैं दिखा दूंगा, मैं लिखूंगा अंडर रूट k बाई m इज ओमेगा n, तो यहाँ से k, मैं यहाँ पे k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट विल बी m ओमेगा n स्क्वायर। और इसी तरह c जो यहाँ पे है, c को भी लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ जीटा, c बाई सी इज क्रिटिकल डैम्पिंग इज इक्वल टू जीटा।
जीटा किसके बराबर है? सी डिवाइड बाई 2m ओमेगा एम, क्योंकि क्रिटिकल डैम्पिंग होती है बराबर 2m ओमेगा एम। क्रिटिकल डैम्पिंग पता है आपको, क्रिटिकल डैम्पिंग हो गया जब, इससे पहले हम जब उसको सॉल्व कर रहे थे ना अंडर डैम्पर सिस्टम को, उसमें जो हमारा सिस्टम था उसमें जब स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता था उस वक्त सी, जो सी का वैल्यू होता उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। तो ये हर सिस्टम का यूनिक होता है। तो इसका वैल्यू निकला था उस वक्त 2m ओमेगा एन के बराबर, क्रिटिकल डैम्पिंग का वैल्यू। तो ये वही मैंने यूज किया। तो सी किसके बराबर आएगा फिर? 2m ओमेगा एन जीटा। ये मैं इसलिए सी इस तरह लिखता हूँ क्योंकि मुझे, मैं इस सी के को यहाँ पे सबस्टिट्यूट करके फिर इन टर्म्स ऑफ जीटा एंड अदर थिंग्स। तो लेट्स सी x इज इक्वल टू दिस है ना, x अब f नॉट डिवाइडेड बाय m। अब मैंने k को वैल्यू सबस्टिट्यूट किया m ओमेगा n स्क्वायर, हो गया m ओमेगा n स्क्वायर माइनस m ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, अब c का वैल्यू दिया 2m ओमेगा n जीटा। So c square will be 4m square omega n square and omega square तो है ही जीटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको परस्पेक्टिव में लाने के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। इसको थोड़ा बहुत इसमें टाइम लगे, स्टेप्स लगेंगे 2-4, बाकी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने फिर m स्क्वायर को कॉमन निकाला, फिर स्क्वायर जो है तो ये m जो है m रूट से बाहर आ जाएगा एंड देन यू विल बी लेफ्ट विद दिस। सो दिस विल बी f नॉट बाय m स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा n स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर, यही जो अंदर है। सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा ओमेगा एन स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि जब आप लिखेंगे ना एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम ओमेगा एन स्क्वायर, ऊपर आपको बन जाएगा स्टैटिक डिफ्लेक्शन, वो आप देखेंगे। एम ओमेगा एन स्क्वायर किसके बराबर है? एम ओमेगा एन स्क्वायर है बराबर के। तो एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम ओमेगा एन स्क्वायर किसके बराबर होगा? एफ नॉट डिवाइड बाई के। तो एफ नॉट डिवाइड बाई के इज डेल्टा स्टैटिक। तो जब आपको डेल्टा स्टैटिक मिल रहेगा ना न्यूमरेटर में, फिर आपकी इक्वेशन डायमेंशन लेस हो जाएगी, मैं दिखा दूंगा। तो आप इसमें डरने की बात नहीं है, थोड़ा बहुत लेंथ है बट इट इज वेरी इजी। लेट अस डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर उसको ओमेगा एन से डिवाइड करेंगे। तो जब आप ऊपर ओमेगा एन से, ओमेगा एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा एफ नॉट डिवाइड बाई एम ओमेगा एन स्क्वायर। जब आप इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे ओमेगा एन स्क्वायर से, तो अगर आप उसको रूट के अंदर लाएंगे फिर वो बन जाएगा ओमेगा एन रेज्ड पावर 4। क्योंकि जब ओमेगा एन रेज्ड पावर 4 होगा ना स्क्वायर रूट के अंदर, उसको बाहर निकालेंगे तो ओमेगा एन स्क्वायर रहेगा जिससे आपने डिवाइड किया। ये आसान है, स्क्वायर का स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा वो तो आपको पता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। मैंने इसको ओमेगा एन से डिवाइड किया, ऊपर भी नीचे भी ओमेगा एन स्क्वायर से। तो जब न्यूमरेटर को ओमेगा एन स्क्वायर से डिवाइड किया, जब डिनोमिनेटर को किया तो ओमेगा एन स्क्वायर एक्चुअली रूट के अंदर जाएगा तो ओमेगा एन 4 बन जाएगा। मैंने लिखा है यहाँ पे, हो गया खत्म, बस इतना आखिरी स्टेप था ये। सो ओमेगा 4 आउट ऑफ रूट विल बी ओमेगा स्क्वायर, जिससे कि हमने डिवाइड किया है, मैंने लिखा है। डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया ना ओमेगा स्क्वायर से, लेकिन ये ओमेगा 4 बन गया जब हमने इसको रूट के अंदर डाला। So this will become, x will become f naught divided by m omega n square is k. X will become f naught by k divided by, ये जो मैंने यहाँ पे स्टेप किया, हो गया खत्म बस। तो दिस इक्वेशन x इक्वल टू डेल्टा स्टैटिक, ये देखो ओमेगा n स्क्वायर 1 बन जाएगा। ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा n स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा बाई ओमेगा n स्क्वायर, है ना। ये यहाँ पे फिर उसका भी स्क्वायर है सारे का, यहाँ पे एक ब्रैकेट में भूल गया हूँ, प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन। ये देखो ये कट जाएगा ना, ओमेगा एन स्क्वायर और ओमेगा एक स्क्वायर कट जाएगा, तो ये रहेगा ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा एन स्क्वायर। तो ये आप देखेंगे, इतना तो आपको आता होगा। सो एक्स बाई डेल्टा स्टैटिक विल बी 1 डिवाइडेड बाई, मैंने अब उसको डेल्टा स्टैटिक लिखा, किसको? एफ नॉट बाई के को। ये देखो एफ नॉट बाई के को लिखा डेल्टा स्टैटिक, और उसको फिर लेफ्ट साइड में लाया। तो इससे क्या हो गया, आपको इक्वेशन बन गई 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा एन इज द फ्रीक्वेंसी रेशियो, उसको मैंने आर लिखा, ठीक है ना, डिनोट किया आर से, बाकी कुछ नहीं किया। प्लस 2 जीटा आर स्क्वायर। अगर आप देखोगे सी एक्स बाई डेल्टा स्टैटिक, एक्स इज आल्सो, एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा स्टैटिक इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए डायमेंशनलेस बन गई। और यहाँ पे देखो आर इज आल्सो डायमेंशनलेस, जीटा भी है डायमेंशनलेस बिकॉज दैट इज द रेशियो ऑफ डैम्पिंग टू डैम्पिंग, आर इज द रेशियो ऑफ frequencies. So this equation 6 became dimensionless and hence easy to interpret. वो मैं आगे बता दूंगा इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे।
सी यहाँ पे आप इस इक्वेशन में देखो, जो x है, x इज द डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ दिस स्टेडी स्टेट, एंड डेल्टा स्टैटिक इज द static deflection जो आती when we could apply statically a force of F naught to the system, to the spring of system. तो अगर मैं x by delta static को प्लॉट करूंगा with respect to r for different values of zeta, that will give me the response of this system for a wide range of उसको क्या बोलते हैं, for a wide range of values. मतलब जब हम स्प्रिंग, जो हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम था जिसपे एक्सटर्नली हार्मोनिक फोर्स है, तो ये वाली जो एक इक्वेशन है, इक्वेशन 6, आपके पास कोई भी सिस्टम होगा, मतलब उसमें डैम्पिंग जितनी भी होगी, उसमें फ्रीक्वेंसी रेशियो का वैल्यू जो भी होगा, तो उसको आप सिर्फ इस सेम एक इक्वेशन से इंटरप्रेट कर सकते हैं। वो मैं आगे बता दूंगा हम इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट x by delta static is equal to 1 by under root 1 minus r square whole square plus 2 zeta r whole square is the dimensionless equation for amplitude x of the steady state solution, and delta static is a representative value of static deflection under the force F naught to the spring mass system. Delta static is F naught by k, तो आपको पता है ऑलरेडी, so this is it. इसी तरह हम फेज एंगल फाई को भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ dimensionless ये ना, in terms of zeta and this r only. ये देखो फाई तो मैंने निकाला था ना पहले, tan इनवर्स c ओमेगा बाई k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, तो c को दे दो वैल्यू क्या है 2 zeta m ओमेगा n एंड k को दे दो m ओमेगा n स्क्वायर, एंड यू विल रीच टू दिस। फिर इसमें से डिवाइड, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करो ओमेगा n से, तो आपको मिल जाएगा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ r एंड zeta, एंड दैट विल बी phi equal to tan inverse of 2 zeta r divided by 1 minus r square. So equation 6 and 7 are dimensionless. तो मैंने ये इनको dimensionless इसलिए लिखा because it becomes easy to interpret these equations this way. So we shall plot 6 and 7. हम 6 और 7 जो इक्वेशंस है ना, इनको हम प्लॉट करेंगे। फिर किसके साथ प्लॉट करेंगे? विद रेस्पेक्ट टू आर। आर मीन्स ओमेगा रेशियो, ये ना फ्रीक्वेंसी रेशियो। इसका मतलब हो गया हम जो एम्पलीट्यूड है हमारा, हम देखेंगे वो कैसे चेंज होगा जब हम फोर्सिंग फंक्शन की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। जो हमारा फोर्स है, हार्मोनिक फोर्स, हम अगर उस फोर्स में फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो हमारा जो सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे चेंज होगा। दिस इज अ वेरी ट्रिकी प्रॉब्लम एक्चुअली। इसमें जो है, जब फोर्सिंग फंक्शन में अगर आप एक्सटर्नली इसमें फोर्स देते हैं, फॉर एग्जांपल 10 cos of 10t, आप लेकिन उसको फोर्स को चेंज करके आप दे सकते हैं 10 cos of 5t, 10 cos of 9t, 10 cos of 10t। तो यही जो ओमेगा है ना फोर्सिंग फंक्शन का, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा जो एम्पलीट्यूड है क्या वो भी चेंज होगा? ऑब्वियसली वो चेंज होगा ना, अकॉर्डिंग टू दीज टू इक्वेशंस 6 and 7। ये ना, ये वाली जो इक्वेशंस है, इसको मैंने 6 लिखा है, तो फेज एंगल भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा, एम्पलीट्यूड भी, बिकॉज दे डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड रेशियो एज वेल एज डैम्पिंग। डैम्पिंग पे भी वो डिपेंड करते हैं और एम्पलीट्यूड, ये ना इस पे फ्रीक्वेंसी पे भी, एक्सटर्नल फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी की, फोर्सिंग फंक्शन की जो फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम ट्यूनिंग बोलते हैं। बेसिकली जब आप एक रेडियो ट्यून करते हैं तो एलसीआर सर्किट होता है, उसमें आप क्या करते हैं, यू चेंज द फ्रीक्वेंसी। आप एक्सटर्नली उस रेडियो की जो एलसीआर सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, फिर जो एक्सटर्नली जो वेव्स आते हैं ना हमारे रेडियो स्टेशन से, जब वो वेव्स एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं ना, तो उस वक्त उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। वो मैं आगे बता दूंगा रेजोनेंस क्या है। एंड देन जो हमारा सिस्टम है वो उस पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन को कैच करता है। Actually, there is a very clear resemblance between this mechanical vibrations and electrical vibrations. तो अगर मैंने इलेक्ट्रिकल की एग्जांपल दे दी, मैं इसको मैकेनिकली ये कह सकता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम है आपके पास, उसको आप एक्सटर्नली फोर्स देते हो, हार्मोनिक फोर्स, फिर उस फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप चेंज करते रहते हो। जब वो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो एक बार वो आप वो फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर भी बना सकते हो आप,
उस वक्त क्या एम्पलीट्यूड होगा वो आप देखेंगे। तो अगर आप वो देखेंगे फॉर एग्जांपल, उसका मतलब हो गया आर का वैल्यू क्या होगा उस वक्त जब एक्सटर्नल फोर्सिंग फंक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। तो आर का वैल्यू होगा उस वक्त 1, जब ओमेगा ओमेगा एन के बराबर होगा आर विल बी 1। तो इससे देख सकते हो आप, जब आर होगा 1 दिस टर्म विल बिकम 0 एंड इट विल बिकम 1/2 जीटा होल स्क्वायर। तो आपको बन जाएगा 1/2 जीटा। मतलब उस वक्त सपोज जीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सपोज जीटा इज 0.001, उस वक्त फिर एक्स बाई डेल्टा स्टैटिक इसके बराबर आएगा 1/0.0001 एंड दैट विल बी 1000। तो इसका मतलब हो गया जो आपका एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज्यादा बन जाता है उस वक्त। दैट इज व्हाट वी कॉल फ्रीक्वेंसी दिस, इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। कि जब एक्सटर्नल फोर्सिंग फंक्शन की फ्रीक्वेंसी बन जाती है ना बराबर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, जो हमारे सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है उस वक्त। अब अगर सपोज आपके पास सिस्टम है जिसमें डैम्पिंग होगी ही नहीं, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, मान लो फॉर एग्जांपल जीटा इज 0, तो दिस टर्म विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बिकम 1/0 एंड दैट इज इंफिनिटी। मतलब वो बहुत बड़ी, अगर डैम्पिंग 0 है तो आपका जो एम्पलीट्यूड रेशियो है दैट विल बी इंफिनिटी, व्हिच मींस कि एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बन जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ डैम्पिंग तो होती है, इसलिए अगर डैम्पिंग बहुत कम है तो आपका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। अगर डैम्पिंग अब ज्यादा है तो एम्पलीट्यूड भी कम होगा अकॉर्डिंगली। तो हम उनको प्लॉट करेंगे। एट दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जो एक्स बाय डेल्टा स्टैटिक इज डिपेंडेंट अपॉन द frequency ratio and damping zeta. Zeta is damping coefficient which represents damping, and R is the amplitude ratio which represents R is the angular R is the frequency ratio which represents the external frequency of the forcing function. तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका एम्पलीट्यूड है, जो फोर्सिंग फंक्शन का एम्पलीट्यूड है F0 अगर बहुत कम भी होगा ना, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज करने से अगर आप F0 को कांस्टेंट भी रखेंगे, फिर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे उसकी हार्मोनिक फोर्स की, उससे भी आपके इस पे एम्पलीट्यूड पे, सिस्टम के एम्पलीट्यूड पे असर पड़ता है एंड दैट बिकम वेरी ह्यूज एट रेजोनेंस। तो दिस रेजोनेंस इज एक्चुअली, इसका मैंने एग्जांपल बता दिया ना इस पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, कि जब हम ट्यून करते हैं रेडियो को एंड देन वी चेंज द फ्रीक्वेंसी, वंस फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो स्टेशन, है ना, हर रेडियो स्टेशन की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब आप एलसीआर सर्किट को ऐसे ट्यून करते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है एक्सटर्नल रेडियो स्टेशन की, तो उस वक्त जो एम्पलीट्यूड होता है उस वाली वेव का वो बढ़ जाता है एंड देन वो वाला स्टेशन प्ले हो जाता है। और इसी तरह आपके पास सपोज एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, फॉर एग्जांपल आप उसको सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम ट्रीट करेंगे, तो उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी, उसका तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा। मान लो अब एक अर्थक्वेक हो गया, सपोज देयर इज अर्थक्वेक, गॉड फॉरबिड, अगर एक अर्थक्वेक हो गया, अब जो अर्थक्वेक से जो आपकी बिल्डिंग में फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होगी, सपोज दैट फ्रीक्वेंसी इज नियर टू दैट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट बिल्डिंग, उस वक्त क्या होगा, जो बिल्डिंग और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी वो मैच हो जाएंगी एंड दैट दैट टाइम द डिस्प्लेसमेंट विल बी वेरी ह्यूज फॉर द वाइब्रेशंस एंड द बिल्डिंग विल कोलैप्स। रेजोनेंस नेचुरली होता है, कभी कभार जब फ्लड में भी होता है कि जब अगर पानी बहुत तेज से आया जाए एंड दैट कम्स इन टर्म्स ऑफ वेवी फॉल, और फिर वहां पे अगर कोई स्ट्रक्चर होगा स्मॉल या बड़ा भी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो देन दैट लीड्स कैटास्ट्रॉफी, है ना। तो वो हम आगे देखेंगे, हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे, हम इस एक्स बाय डेल्टा स्टैटिक को प्लॉट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जीटा, एंड इसी तरह हम फाइव एंगल फाइव को भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, प्लॉट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रीक्वेंसी रेशियो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जीटा एंड देन वी विल इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो आपकी बुक है ना इसमें रॉ, आप उसमें देख लीजिएगा कि ये प्लॉट्स कैसे हैं, उस पर दिए हैं। मैं भी कल इस लेक्चर को इसमें ऐड करूंगा, वो मैं दिखा दूंगा वो, बट अगर आप इससे पहले थोड़ा बहुत खुद भी देख लेंगे और इन इक्वेशंस को खुद से भी देख लेंगे, देन यू विल अराइव एट इम्पोर्टेंट कंक्लूजन।
तो ये जो इतना मैथमेटिक्स हमने किया वो ज्यादा जरूरी मतलब नहीं है आपके लिए, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि आप देख सकते हैं हम रिजल्ट पे कैसे पहुंच गए। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू नो दिस इक्वेशन x by delta static and phase angle phi and how it is related to the frequency ratio r and zeta। तो इसी को निकालने के लिए मैंने इतना किया। तो जब मैंने इतना किया इसी को निकालने के लिए, तो तब मैंने फेज एंगल फाई भी फाइंड किया। so this is it, I will stop here and I hope you have understood it। अगर आपको कहीं पे डाउट होगा प्लीज feel free to ask, and so thank you।